हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला में। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे इंटरव्यू जो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले IBPS RRB PO स्केल 2 एंड स्केल 3 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें सबसे पहला जो आपको तैयार करना है, यहाँ पे सबसे पहले इंटरव्यूअर जो आपसे पूछने वाले हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन रहता है जो सबसे पहले वहाँ पे पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है अपना बेसिक इंट्रो वो आप यहाँ पे तैयार कर लेना, जिसके अंदर आप अपना नाम वगैरह वो सब बताने वाले हैं। साथ ही इसमें जो भी चीज़ आप बोलने वाले हैं, ध्यान रखिए इंटरव्यूअर जो रहेगा वो इसी में से आपको क्वेश्चन पुट अप करने वाला है यहाँ पे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन जो भी चीज़ें आप यहाँ पे बोलने वाले हैं, उनमें आने वाले क्वेश्चंस वगैरह के लिए आप यहाँ पे रेडी रहें। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है। ज़्यादा पढ़ा चढ़ा के हमको वो सारी चीज़ें इसमें नहीं बोलनी कि बाद में जाके हमारे लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और हम उनका आंसर ना दे पाएँ। जैसे बहुत सारी बार हम किस सिटी से बिलोंग करते हैं, उस सिटी के बारे में हम बता देते हैं, इसको ये भी बोला जाता है, तो सामने वाला पूछ लीजिएगा कि इसको क्यों ऐसा बोला जाता है। और अगर वो हिस्ट्री के पार्ट के ऊपर चला गया तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि वो फैक्ट्स हमको याद ना हो, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे नहीं बोलना है। तो चलिए, पहला हम लोगों ने देख लिया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ हम लोग को बताना और बेसिक चीज़ों के से ही हमें स्टार्ट करना और सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें बताना है जिनके बारे में हम यहाँ पे अच्छा तरीके से बोल पाएँ। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के कुछ भी कह दिया और बाद में हम उन टॉपिक्स के अंदर अटक गए जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करें, तो वो एक नेगेटिव हो जाता है। उस तरफ हमें नहीं जाना है। इसके साथ ही आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन जो किया है, ग्रेजुएशन में जो भी आपने यहाँ पे कंप्लीट किया उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो वो बेसिक्स वगैरह आप तैयार करके जाना। कई बार उन्हीं चीज़ों के अंदर से वो पूछ लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने यहाँ पे इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग करने के बाद में बैंकिंग के अंदर आप क्यों आना चाहिए, तो उसका वो आप पहले से रेडी करके जाना कि क्या आपको आंसर देना है। वहाँ पे जाके पजल्ड नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू जो होने वाला है, स्टार्टिंग के जो 5 to 10 मिनट्स होंगे, ये आगे के आपके लगभग 30 साल की जो नौकरी रहने वाली है, वो 30 साल आप ये 5 से 10 मिनट डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे अननेसेसरी के जो हैं कुछ भी ऐसा हमें 5-10 मिनट के लिए उन सब चीज़ों को भूल जाना है जो इस जर्नी के अंदर हमें पीछे धकेल दें। तो जो आपने ग्रेजुएशन वगैरह जिस भी फील्ड से किया है, आपने जिस भी स्ट्रीम से किया है, तो उसकी बेसिक नॉलेज और साथ ही अगर किसी स्पेसिफिक ग्रेजुएशन के अंदर कोई स्पेसिफिक कोर्स आपने किया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्या बेनिफिट हैं जो आप वहाँ पे दे सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। ये तभी होगा जब पहले से आप रेडी करके जाएं। इसके साथ ही जैसे अभी ये RRB PO का तो ठीक है कि ये फ्रेशर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए ये आपको करके जाना है। जो भी आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर होगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका क्या करंट रोल है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल पूरा पता होना चाहिए। क्या डिटेल्स हैं,
जैसे प्राइवेट बैंक्स वगैरह के अंदर रिलेशनशिप मैनेजर की हर तरह की वहाँ पे क्या है प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट की हुई है। तो उन प्रोफाइल की जो बेसिक्स वगैरह हैं वो आपको पता होना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पे देता है कि जिस प्रोफाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बंदे को पता है। इसके साथ ही जैसे आरआरबीज के अंदर हम जाने वाले हैं, तो आरआरबीज के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आरआरबीज के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो वो पहले से आप प्रिपेयर करके जाना। जैसे 43 आरआरबी थी लास्ट ईयर, इसके बाद में इनका अमालगमेशन हुआ और अभी 28 आरआरबीज कर दी गई हैं। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी आरआरबी किस किस के अंदर मर्ज की गई है और उनका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है। क्योंकि मर्ज होने के बाद में जैसे बैंक का नाम पहले उसका स्टेट का नाम आएगा, उसके बाद में बैंक का नाम आएगा, वो अपने को पता ही नहीं है और पुराने वाले बैंक का हम जल्दबाजी के अंदर वो कर दें, तो ऐसी गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जिस भी स्टेट के अंदर आप हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट की जो आरआरबी है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो वह पहले से प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा जैसे बैंक सा चल रहा है तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना आरबीआई के बारे में, एसबीआई के बारे में। इसके अलावा जो आपका लोकल वहाँ के कोई बैंक है उसके बारे में, तो ये पता होना चाहिए लोकल बैंक के अंदर आरआरबी इंक्लूडेड है, उनका बिजनेस कितना है, अभी कौन हो गया, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, उन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये भी आपको यहाँ पे तैयार करके जाना है। इसके अलावा जैसे आरआरबी के अंदर जो बेसिकली काम रहता है, पॉलिसीज़ वगैरह चलती है, वो नाबार्ड की चलती है। तो नाबार्ड के बारे में इन डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। जितनी भी स्कीम्स वगैरह आती है वो आरआरबीज के अंदर नाबार्ड की स्पॉन्सर्ड स्कीम बहुत सारी रहती है, तो उन स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पे पता होना चाहिए कौन कौन सी स्कीम है। इसके अलावा यहाँ पे सिडबी से भी स्पॉन्सर्ड बहुत सारी स्कीम आती है, तो सिडबी के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा सेबी के बहुत सारे सर्कुलर्स वगैरह, बहुत सारी स्कीम्स वगैरह होती है जो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है, तो सेबी के बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इन तीनों इनके बारे में जो इनकी स्पॉन्सर स्कीम होगी उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन सब का जो मेन इनके जो हेड क्वार्टर वगैरह हैं, हेड क्वार्टर के बारे में जो प्रेजेंट इनके चेयरमैन्स वगैरह हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। रिसेंटली अगर कोई इनमें अपडेशन आया है, क्योंकि इनमें क्या है अपने को पता नहीं होता, लेकिन बैंक से जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, जो उनके अंदर आने वाले हैं लोग, पैनल आने वाले हैं, वो बेसिकली इन्हीं बैंक्स के हायर अथॉरिटीज़ वगैरह होंगी जिनके द्वारा ये स्पॉन्सर स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट की जाती है, सर्कुलर्स तैयार किए जाते हैं। तो इनकी बेसिक्स वगैरह उनको अच्छे से पता होती है, रटी रटाई चीज़ें होती है, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोगों को भी ये पता हो, तो पहले से हमको ये सब चीज़ें तैयार करके लेके जानी है। इसके अलावा केवाईसी के बारे में आप पढ़ के जाना। नो योर कस्टमर हर बैंक की पॉलिसी रहती है, जो आरबीआई जो पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड करता है हर बैंक के थ्रू। रिसेंट इसके सर्कुलर्स वगैरह आते रहते हैं, वो रिसेंट सर्कुलर जितने भी अपडेशन के साथ में आए हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपको पढ़ना है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन का इम्पैक्ट आरआरबीज के अंदर क्या रहा है, और कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो गवर्नमेंट का एम्बिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, आरआरबी उसको कैसे फुलफ़िल कर रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आरआरबीज वगैरह रहती हैं इनका मेन मोटो केसीसी को लेकर रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना रहता है, उनको फाइनेंस करना रहता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हर बैंक की नीड रहती है कासा के बारे में आपको पता रहना चाहिए। कासा रेशियोज़ वगैरह आप तैयार कर लें। जैसे लास्ट ईयर था, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कासा रेशियो से आप क्या समझते हैं, तो कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट जो रहती है वो कासा रहता है। ये लो कॉस्ट डिपॉजिट रहती है। जिस बैंक का कासा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके पास में उतना ही जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है वो हायर साइड में रहेगा, मार्केट के अंदर लोन्स वगैरह वो ज़्यादा प्रोवाइड करवा पाएगा। इस वजह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कासा रेशो कैसे निकलता है वो आपको पता होना चाहिए। रेशोज़ के अंदर दूसरे जो रेशोज़ वगैरह रहता है जैसे एलटीवी,
लोन टू वैल्यू रहता है। हर कुछ कुछ बैंकों के अंदर EMI NMI कैलकुलेट कर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवा जाते हैं। लोन की कैटेगरीज वगैरह रहती हैं, जैसे लोन की कैटेगरीज वगैरह हर बैंक के अंदर रहती हैं। कुछ पर्सनल सेगमेंट के, जिनको रिटेल सेगमेंट के लोन बोलते हैं, जैसे रिटेल लोन हो गया, MSME हो गई, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगर कोई रिसेंटली स्कीम्स वगैरह आ गई, कुछ स्कीम्स वगैरह रहेगी जो सिडबी के द्वारा टेड रहती है, कुछ स्कीम्स वगैरह रहती है जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके रहती है, जिनको अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। रिसेंट जो चल रहा है गवर्नमेंट का फोकस जो है, जो माइक्रो फाइनेंस रहता है, जैसे कि PM स्वनिधि हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। PM विश्वकर्मा गवर्नमेंट का इस समय बहुत ज़्यादा फोकस है सोलर एनर्जी को लेकर, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो लेटेस्ट अभी चल रहा है गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि PM अजय, इसके बारे में आपको पढ़ना है। माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स रहेंगी जिनके अंदर हमने को सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, PMEGP, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें हायर अथॉरिटी जो आपके इंटरव्यू लेने आने वाली हैं, इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। वो प्रेशर नीचे आता है, रीज़न क्या है उसका, जो फील्ड फंक्शनरीज रहेगी, ब्रांचेज रहेगी, उन्हीं के द्वारा वो टारगेट पूरे किए जाने हैं सारे। और गवर्नमेंट का और बैंक्स का मेन मोटो यही है कि रूरल सेगमेंट के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस वगैरह, छोटे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवाना है। उनकी जो फाइनेंशियल नीड है उसको फुलफ़िल करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, ये स्कीम्स वगैरह निकालती है, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती है, बैंक्स उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, बैंक्स ये चाहते हैं उसका रिटर्न जो है उनको मिले, और पब्लिक को जो ज़्यादा से ज़्यादा है, जिनको फोकस करके लोन्स वगैरह डिसाइड किए गए हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिले। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट ईयर मुझसे यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया गया था कि आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स एंड लाइबिलिटीज से क्या समझते हैं। तो बैंक की जो बैलेंस शीट रहती है उसके अंदर असेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है वो आपको देख लेना है इसके अंदर। बेसिकली मैंने तो इसका यही आंसर दिया था। बैंक के लिए असेट्स वो है जिनसे उनकी बैंक को क्या है, इनकम मिलती है, और लाइबिलिटी क्या है, जहाँ पे बैंक को अपने एक्सपेंसेज या फिर पे करना पड़ता है, जैसे कि इंटरेस्ट क्या है, बैंक को पे करना पड़ता है। जो डिपॉजिट्स वगैरह वो लाइबिलिटी पार्ट होती है, क्योंकि बैंक को वहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। इनकम क्या है, बैंक के लोन्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पे बैंक को क्या है, इनकम हो रही, कमाई हो रही, तो वो बैंक के लिए क्या हो गई, असेट हो गई। तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ के जाना है, चाहे वो RRPP हो। ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन टॉपिक्स हैं। देखो बैंकिंग के अंदर क्या है, जैसे RBI है, अब आप PO देने जा रहे हो, स्केल 2 देने जा रहे हो, स्केल 3 देने जा रहे हो, या कोई और एग्ज़ाम देने जा रहे हो, RBI मतलब RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ बैंक्स। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स वैसे की वैसे ही रहने वाले हैं, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है, चाहे वो एग्ज़ाम कोई सा भी हो बैंकिंग का, सबको वही पढ़ना। तो ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये सभी के लिए क्या है, कॉमन टॉपिक है, कि यह आपको करके ही जाना है। बेसिक चीज़ें इन सब के बारे में पता होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से आपको पूछा जाए कुछ ऐसे, लेकिन ये कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो ये रेडी करके ही आपको जाना है। मॉनेटरी पॉलिसी का हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा PS प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गई, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको NPA के बारे में पढ़ के जाना है। MSME के अंदर आपको पढ़ के जाना है। गवर्नमेंट ने इसकी डेफिनेशन अभी चेंज की है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के अंदर भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, स्केल 2 और 3 दोनों के अंदर यहाँ पे पूछा गया था। इसके अलावा मार्केट, फाइनेंशियल जो मार्केट होता है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा इसके अंदर बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जितने बॉन्ड्स वगैरह जिनके ऑक्शन के थ्रू क्या है बोली लगती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी फेस वैल्यू डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भी इशू होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के पैनल के अंदर क्या है, मिनिमम आपके 5 लोग बैठने वाले हैं, वो हर डिपार्टमेंट के लोग होंगे,
चाहे वो आपके ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एफआई डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ये जितने लोग हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के एक तरह से क्या हैं, एक्सपर्ट्स हैं। इनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो बहुत बार तो क्या है, बंदे का चेहरा देख के पहचान जाते हैं इसे कुछ पता है या नहीं है। तो वहाँ पे एक फ्रेशर की तरह हमें एक्ट नहीं करना है। चाहे आप आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने वाला है स्केल 2 या स्केल 3, वहाँ पे ये होना चाहिए कि मैंने एग्ज़ाम निकाला है तो मुझे चीज़ें पता है। क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऐसा है जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू के अंदर जो है आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछना था उन्होंने पूछ लिया। अब आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होने वाला है कि अगर कोई कस्टमर आगे ब्रांच के अंदर इनसे पूछे तो ये बगले तो नहीं झांकने वाला। इसको पता होना चाहिए, बैंकिंग के जो बेसिक्स हैं वो पता होना चाहिए। क्योंकि वो इतने एक्सपर्टाइज बंदों की भी उनको ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग दे के वो आपको ट्रेंड कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो बेसिक नीड है वो पता होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट और बॉन्ड्स वगैरह, बॉन्ड्स के अंदर बहुत सारे वेराइटीज़ मैंने आपको बता दी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जीडीपी के बारे में आप पढ़ के जाना। और न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ पेपर हो, सभी के ऊपर जीडीपी के बारे में आते रहते हैं। बहुत सारी एजेंसीज वगैरह, इंडिया की जीडीपी, वर्ल्ड की जीडीपी वगैरह, उनके बारे में तो कहीं ना कहीं एक बैक एंड दिमाग के अंदर होता है। कोई भी इंटरव्यू पूछ सकता है जीडीपी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे पैनल बनने वाले हैं इंटरव्यू के। बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू हैं, तो किस पैनल में कौन इंटरव्यूअर है, किस माइंडसेट के साथ में आता है, वो अपने को बतानी है। तो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि बेसिक बेसिक चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। फिर डायरेक्ट डीबीटी जो रहता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसके बारे में पता होना चाहिए। हर बैंक के अंदर आजकल एईपीआई डिजिटल के ऊपर गवर्नमेंट बहुत सारा फोकस कर रही है, हर बैंक फोकस कर रही है। बहुत पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। तो हर बैंकर एंड जो उसका एम्प्लॉयर है यही चाहता है कि इन चीज़ों के बारे में जो बेसिक्स हैं उनके बारे में पता रहे। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीआई के बारे में आप पढ़ के जाना, एग्ज़ाम के अंदर भी इसका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा लोन्स वगैरह के अंदर देख रहे थे अपन मुद्रा, तो मुद्रा के बारे में भी आप पढ़ के जाना। पहले तक ये था कि 10 लाख रुपए तक ही कर सकते थे, इसकी लिमिट बढ़ा के अभी लगभग 20 लाख रुपए कर दी गई है तरुण प्लस स्कीम के अंदर। तो इसके बारे में भी आप पढ़ के जाना वहाँ पे। फिर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो लेटेस्ट अभी स्कीम्स हैं जिनको वापस से 2-3 साल के लिए उनको एक्सटेंड किया गया है, तो उनके बारे में भी आप पढ़ के जाना। कुछ स्कीम्स का जैसे अभी बैंकों के अंदर फोकस चल रहा है, जैसे पीएम स्वनिधि, इसका भी अभी क्या है, टेन्योर जो पूरा हो गया था गवर्नमेंट ने इसको वापस से एक्सटेंड किया है। पीएम स्वनिधि के साथ में पीएम सोलर, हर बैंक के अंदर ये है कि सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत फोकस है। तो जितना ज़्यादा इन स्कीम्स के बारे में हम पढ़ के जाएंगे, अवेयर होंगे, ये अपने को भी फ्रूटफुल रहेगा और इंटरव्यू में जाके उतना ही अपने नॉलेज को क्या है, एक बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो पीएम सोलर, इनके बारे में पढ़ के जाना। माइक्रो इंश्योरेंस के अंदर जो PMSBY, PMJJBY, इसके बारे में भी आप पढ़ के जाना। PM अजय, ये कुछ स्कीम्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट क्या सब्सिडी प्रोवाइड करती है, उन स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। PMS, PMEGP, ये कुछ स्कीम अगर रह जाए तो आप देख लेना उनको। ये कुछ स्कीम्स हैं बेसिक जिनके बारे में मुझे पता है, तो यही एक्सपेक्ट मैं आपसे करूँगा कि आपको भी इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के अंदर जाएँ तो अगर पूछ लिया जाए तो हम उनका अच्छे से आंसर दे पाएँ। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर जो 5 से 10 मिनट आपको मिलने वाले हैं, शुरुआत के 5 मिनट डिसाइड करेंगे कि आगे के 5 मिनट इंटरव्यू और आपको देगा या नहीं देगा। क्योंकि एक पैनल के पास में, ये मान लीजिए अगर 50 बंदों का भी उसे इंटरव्यू लेना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से करेंगे किस बंदे को कितना टाइम देना है। अगर वो हर बंदे को 10 से 15 मिनट अगर देने लगे तो वो इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। तो शुरुआती 5 मिनट ही डिसाइड करेंगे आपके कि आगे के 5 मिनट आपको मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। और ये 10 मिनट का जो टाइम रहेगा आगे कि आपके 30 साल डिसाइड करने वाले। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो अभी आपको उससे भी ज़्यादा बेस्ट तैयारी करके जानी है, ताकि जो आपका फोकस है कि पहली प्रायोरिटी जो आपकी है वो बैंक आपको मिल जाए। एग्ज़ाम में जो होना था सब हो चुका है, अब यहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है ताकि बेस्ट ही निकल के आए।
फिर इसके अलावा अगर आरबीआई की तरफ से या सिडबी की तरफ से या सेबी की तरफ से या नाबार्ड की तरफ से अगर कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है या कोई चेंजेज वगैरह आया है तो वो आप पढ़ के जाना। लास्ट ईयर जैसे आया था एनपीएस का, एनपीएस में कुछ चेंजेस किए गए थे और इसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी बहुत सारे बने थे स्केल 2 आरआरबीपीओ स्केल 3 के अंदर, तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। मैंने स्केल 3 दिया था तो उसी के बारे में, बाकी स्केल आरआरबीपीओ और स्केल 2 का मुझे पता नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम के बाहर आए तो बहुत सारे बंदे बात करते कि हमें भी वहाँ पे एनपीएस से पूछा गया है, तो इसके बारे में आप पढ़ के वहाँ पे जाना। फिर इसके अलावा सीबीटीसी, इसके बारे में पढ़ के जाना आप। फिर आरटीआई का, आरटीआई एक्ट की इम्पोर्टेंस बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या है वो पढ़ के जाना। इसके अलावा यहाँ एक कस्टमर होता है, कस्टमर के क्या राइट्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक कस्टमर के क्या राइट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रिसेंटली कुछ चेंजेस हर बैंक ने अभी किए हैं डिजीज़ क्लेम को लेकर, तो ये डिजीज़ क्लेम की जर्नी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 केस आ जाते हैं। डिजीज़ क्लेम के अंदर अलग अलग आता है, एक नॉमिनी एक विदाउट नॉमिनी। सेफ डिपॉजिट लॉकर के अंदर क्या है, सेफ कस्टडी को लेकर क्या रूल्स हैं, एफडी अगर हो रही है उसके अंदर नॉमिनी है तो क्या रूल है, नॉमिनी नहीं है उस केस में क्या है। इसके अलावा अनक्लेम डिपॉजिट जो डीफ अकाउंट रहता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ऑपरेटिव इनऑपरेटिव अकाउंट्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे एक्सपीरियंस बैंकर हम सभी हैं तो अकाउंट्स की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई अकाउंट हमको ओपन करना हो, जैसे मान लीजिए एलएलपी का अकाउंट मुझे ओपन करना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट क्या चेक लिस्ट होनी चाहिए वो मेरे को पता होना चाहिए। मान लीजिए मुझे कोई कंपनी का अकाउंट ओपन करना है तो मुझे पता होनी चाहिए क्या डॉक्यूमेंट, बेसिकली क्या है अकाउंट्स के अंदर। जैसे करंट अकाउंट हो गया आपका, तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर मुझे ओपन करना है जैसे इंडिविजुअल, का मुझे अकाउंट ओपन करना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। मुझे करंट अकाउंट में प्रोप्राइटरी अकाउंट ओपन करना है, प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट ओपन करना है तो क्या अकाउंट लगेगा। मुझे पार्टनरशिप का अकाउंट ओपन करना है तो क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा। मुझे एलएलपी का अकाउंट अगर ओपन करना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। मुझे कंपनी का अकाउंट ओपन करना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा ट्रस्ट का मुझे अकाउंट ओपन करना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मुझे सोसाइटी का अकाउंट ओपन करना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मुझे ओपीसी का अकाउंट ओपन करना है तो क्या अकाउंट डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि हमें अपने डिपार्टमेंट का अकाउंट ओपन करना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट मुझे ओपन करना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसके अलावा एसोसिएशन का अकाउंट मुझे ओपन करना है तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मुझे किसी एनजीओ का अकाउंट ओपन करना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मुझे अगर किसी एनआरआई का अकाउंट ओपन करना है तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मुझे किसी एनआरआई के अकाउंट ओपन करना है, एनआरई अकाउंट ओपन करना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। किसी एनआरआई ने दोनों अकाउंटों के लिए बोल दिया एनआरई भी ओपन करना है, मुझे एनआरओ भी ओपन करना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, है ना। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा अकाउंटों की कैटेगरी होती है नोस्ट्रो अकाउंट, एक वोस्ट्रो अकाउंट। ये अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में बेसिक हमको पता है यहाँ पे होना चाहिए। मुझे किसी क्लब का अकाउंट ओपन करना है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट वगैरह तैयार कर लेना। एनआरई एनआरओ में क्या डिफरेंस होता है, एनआरआई कौन होते हैं,
नोस्टो वोस्टो अकाउंट क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्लब का अकाउंट ओपन करना हो तो कैसे करूँगा, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का मुझे अकाउंट ओपन करना है तो मैं कैसे अकाउंट ओपन करूँगा। मान लीजिए अगर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि आप किसी बैंक के अंदर जॉब करते हैं और उस बैंक का अकाउंट किसी दूसरे बैंक के अंदर ओपन करना है आपको। बैंक्स अकाउंट, अगर किसी बैंक का अकाउंट आपको किसी दूसरे बैंक के अंदर ओपन करना है तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इनको, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इनके लिए भी आपको रेडी रहना है। मान लीजिए आपको किसी ब्रांच के अंदर एज ए ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है, वहाँ पे कोई कस्टमर जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है और वो लोन मांगने आता है, तो उसको किस तरीके से आप टैकल करेंगे। तो इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, तो उनके बारे में भी आपको रेडी रहना है। फिर इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप प्रेजेंट बैंक के अंदर हैं लेकिन इस बैंक में आना चाहते हैं, तो इस बैंक को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस बैंक। फिर हम आपको इस बैंक के लिए क्यों सेलेक्ट करें, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन हम आपको क्यों हायर करें। तो इन ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या है, आपको यहाँ पे रेडी रहना है। और ये रेडी कब रहेंगे आप, जब इनको लिख के रखेंगे, जाके एग्ज़ाम टाइम पे जब आप जाएँ तो वहाँ पे पहले से जो रेडी मटेरियल आपके पास में रहेगा उसको आप एक दो बार जब देखेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक उनके आंसर्स आप दे पाएंगे। फिर इसके अलावा जैसे डिजीज़ क्लेम वगैरह का मैंने बता दिया आपको, एक नोट एक्सचेंज पॉलिसी, इसके बारे में भी आप पढ़ के जाना। फिर सरफेसी एक्ट के बारे में आप पढ़ के जाना। फिर LTV NMI में रेशो वगैरह उन सब के बारे में बता दिया। फिर इसके अलावा कोलेटरल्स क्या होती हैं, बैंक के पर्सपेक्टिव से कोलेटरल क्यों ली जाती है, उसके बारे में आप पढ़ के जाना। फिर इसके अलावा बैंक्स के अंदर क्या है, एक रिस्क फैक्टर के आधार पे बैंक्स क्या है काम करते हैं। बहुत सारे रिस्क यहाँ पे होते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल रिस्क, एक होता है अपना क्रेडिट रिस्क। तो बैंक्स के अंदर क्या है, बहुत सारे ये दो मोटे मोटे होते हैं, बाकी और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ के जाना। तो ओवरऑल जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये वो कॉमन चीज़ हैं जो हर बैंकर को यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें मेरे दिमाग में थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और भी ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो मुझे बाद में याद आएंगी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। और अगर आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे, ज़रूरी लगे कि ये चीज़ें मुझे नहीं पता है, इनके बारे में मैं आप बताओ, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा हेल्पिंग हैंड के रूप में अवेलेबल है। आप मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। जो भी चीज़ रहे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ताकि नेक्स्ट अपकमिंग नोटिफिकेशंस वीडियो जो भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो थैंक यू, बाय।